घर जो होता है उसकी जो साज सजावट होती है किसी भी व्यक्तित्व का आईना होता है। हम जैसे रहते हैं, हम अपने घर को जिस तरीके से सजाते हैं, सामने वाला बिल्कुल भी आकलन लगा सकता है कि मेरा व्यवहार हमारा कैसा है, हम किस कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वैसे ही गाइज़ हम रोज़ प्रयत्न करते हैं कि हमारा घर सुंदर हो, व्यवस्थित हो, और इसी तरह मैं भी कोशिश करती हूँ और कौन सी टिप्स और ट्रिक्स मैं फॉलो करती हूँ जिससे कम समय में मेरा घर हमेशा डीक्लटर्ड और बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगे। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, आज के व्लॉग में मैं आपके संग शेयर करूंगी कुछ होम डेकोर और इजी से ट्रिक्स, किचन होम डेकोर सभी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको अपना के आप अपने काम को जल्दी तो करेंगे ही, साथ ही अपने घर को एक फ्रेश सा लुक भी देंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, आज मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट में कुछ लोग आने वाले हैं, 2-3 लोग हैं, संघ के हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी सबसे पहले मैं उठते ही ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, जिसकी तैयारी मैं रात में ही कर ली थी। मतलब क्या बनने वाला है, जैसे भुजिया मुझे भिंडी की बनानी थी तो मैंने कट करके फ्रिज में रख लिया था। आलू बॉयल कर लिए थे आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए, और कचौड़ियाँ मैं बनाऊँगी, जिसके लिए मैं पहले उसको मूंग की दाल को और धुली हुई उड़द दाल को मैंने भिगो के रखा था, और उसको पीस के और उसको ना कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेते हैं। तो वो सारा पेस्ट मैं रात में ही तैयार करके रखी थी, जिससे सुबह ना फटाफट से काम हो जाए। तो ये देखिए, मेरी एक तरफ सब्ज़ी तैयार हो रही है। भिंडी की जो भुजिया है वो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख ली है, और अब मैं कचौड़ियाँ तल रही हूँ क्योंकि वो लोग आ चुके हैं। तो मैं उन लोगों के खाने का मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि उस समय बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो मैं जब अपने घर में पापा को अपने खाना दे रही थी ना, तब मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो उनके लिए मैं ये कचौड़ियाँ बना रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं गाइज़? मैं तो मतलब कचौड़ियाँ तो कई तरह की होती हैं, लेकिन ये मैं मूंग और उड़द की कचौड़ी बना रही हूँ क्योंकि नाश्ते में ना कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी फुली फुली है और एकदम बारीक सी पतली बनी थी। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट। गाइज़, मेरी जो सबसे पहली टिप है आज की, जो मैं नॉर्मली करती हूँ, कि क्या होता है ना, बरसात के दिनों में हमारी दीवारों पे भी ना झोल जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, और कुछ डस्ट ऐसे होते हैं ना, जैसे आप झोल मारने वाले से उससे साफ़ करें ना तो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। तो मेरा जो मॉप है ना, उसके संग जो एक्स्ट्रा रिफ़िल मिलती है ना, जो साफ़ रहती है, उसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी दीवारों को पोंछने के लिए। अपने फ़ैन हो गए और जो हमारा ट्यूब लाइट वगैरह हो गई, इससे ना बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और गाइज़, इसका जो मटेरियल होता है वो माइक्रोफाइबर का होता है ना, तो इस पे डस्ट बहुत अच्छे से चिपक जाती है। मतलब इतनी अच्छे से क्लीन हो जाती है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लीनर्स रखे हैं, मैं बहुत सारे आइटम्स रखी हूँ साफ़ करने वाले, लेकिन इससे जितनी अच्छे से हमारी वॉल्स हो गई, ट्यूबलाइट वगैरह इतने अच्छे से क्लीन हो जाती है। स्पेशली आप इससे ना कर्टेन रॉड्स भी साफ़ कर सकते हैं। गाइज़, ये सब होने के बाद मैं सोफ़ा कवर और सबको अच्छे से झाड़ के और फिर क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। लेकिन इस पे जब मैं साफ़ कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि इस पे कुछ, मेरा बच्चा, कल मैं झाल मुड़ी बनाई थी तो वो खा रहा था, तो इस पे चींटियाँ इतनी सारी लग गई थी, तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया है, जिससे धूप से ना चींटियाँ अपने आप गायब हो जाएंगी। गाइज़, मेरी नेक्स्ट टिप है कि अगर आपके शू रैक से या किसी भी वार्डरोब अलमीरा में से अगर स्मेल आती है ना, और आपके पास ओडोनिल या कोई भी फ्रेशनर नहीं है, तो आप सोप के जो केसेस होते हैं ना, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उससे ना एक फ्रेगरेंस ही आती है और इन सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब गाइज़ मैं आ गई, जैसे हमारा जो ये टीवी यूनिट है, इसके पीछे का पोर्शन रोज़ मॉपिंग और डस्टिंग नहीं हो पाती है, तो कुछ ऐसा सा हाल हो गया है। क्योंकि इस मौसम में सारी खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं तो डस्ट तो आती ही है, और बिल्कुल झोल जैसा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। गाइज़, ये देखिए, और ये एक कैप पड़ा हुआ है जिस पे मैं प्लांटर रखती थी, तो बरसात में मैंने सारे प्लांटर्स ना बाहर निकाल दिए हैं कि उसमें पानी पड़ता है ना तो बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है। और ये सब कुछ देखिए इसके नीचे पड़ा हुआ था,
तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ना टाइम निकाल के जो भी हमारे फर्नीचर हैं जो बिल्कुल दीवार से चिपके हुए हैं ना, कभी कभी उनके नीचे की भी हमें डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन या हर एक दिन उसको करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम डस्ट जाती है। तो आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं या 15 दिनों में एक बार भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में नैरो स्पेस है जहाँ आपका हाथ नहीं जा पाता है या फर्नीचर को आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी स्पैचुला में ना कोई भी पुराना सॉक्स या कोई भी कपड़ा लगा के और उसको रबर बैंड से टाई कर दीजिए और उससे आप बहुत अच्छे से ये डस्ट वगैरह साफ़ कर देंगी। देखिए ये सॉक्स में कितना झोल चिपक गया है। और आप चाहें ना तो इस सॉक्स को, मैं तो क्या करूँगी, जैसे ये पुराने सॉक्स रहते हैं तो मैं इनको फेंक देती हूँ। आप चाहें तो इसको वॉश करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज़, मेरी नेक्स्ट टिप है कि जो किचन के हमारे डस्टबिन होते हैं, अगर आप गार्बेज बैग रखते हैं, जैसे आप कंपोस्ट नहीं बनाते हैं तो आप उसको गार्बेज बैग लगा सकते हैं। लेकिन मैं कंपोस्ट बनाती हूँ तो बस मैं न्यूज़पेपर रखती हूँ, उस पर कोई गार्बेज बैग नहीं लगाती हूँ। अब गाइज़ मैं आ गई, जो किचन होता है ना, मॉनसून के सीज़न में हमारे स्लैब पे ना चींटियाँ ज़रूर आ जाती हैं। कुछ भी अगर तेल की चीज़ें या कोई भी स्पॉट आ गए हैं या तेल के छींटे हैं या कोई भी खाने का टुकड़ा अगर रह गया है ना, तो चींटियाँ ज़रूर आ जाती हैं। तो आप अपने स्लैब की सफाई ना, या चाहें ना तो आप अपने जो वॉश करने वाले पानी में ना 2 बूंद डेटॉल की डाल देंगे, तो उससे आप चींटियाँ कभी नहीं आएंगी। इसके लिए कई सल्यूशन है, लेकिन आजकल मैं ना डेटॉल की कुछ बूंदें डाल देती हूँ, तो जिससे ना चींटियों का अटैक मेरे यहाँ बिल्कुल भी कम हो गया है। आप चाहें ना तो इसमें फैब्रिक कंडीशनर या फिर आप विनेगर के सल्यूशन से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं बरसात के दिनों में कोशिश करती हूँ कि मैं डेटॉल का ही इस्तेमाल करूँ। पोछे में भी आप चाहें ना तो डेटॉल डाल के क्लीन कर सकते हैं। गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप है ना कि आप क्लीनिंग के लिए ना अलग अलग तरीके के ब्रश ज़रूर रखें। जैसे मेरा ये एक ब्रश है, बहुत स्लीक सा है, इसका मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। और रिसेंटली मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया और ये इतना स्लीक है ना कि किसी भी छोटी सी टाइनी स्पेस में भी चला जाता है और बहुत अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि इसके ब्रिसल्स ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा और यूज़फुल आइटम मुझे ये लगा। और हम लोग कई बार क्या होता है ना, हम नए नए ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन जो भी आइटम्स हमने रखे हैं, जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, उनको साफ़ करना, उनको क्लीन करना हम कभी ना कभी भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप निगलेक्ट ना करें और उनकी क्लीनिंग की प्रति भी ध्यान देना चाहिए और कभी समय निकाल के ना इन सब चीज़ों को भी क्लीन करना चाहिए। जैसे हमारा जो डिश वॉशिंग लिक्विड रखने का ऑर्गेनाइज़र हो गया, और जैसे आपके किचन में जो स्विच बोर्ड वगैरह हो गए, या फिर आपके जो भी सब्जी रखने की बास्केट वगैरह हैं, उन सबको भी ना हमें टाइम पे क्लीन कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा घर हमेशा ही व्यवस्थित लगता है। और ऑर्गेनाइज़र्स बस इसलिए नहीं है कि हम उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखें, उनको साफ़ करने से भी सुंदरता तो बढ़ती ही है और चीज़ें भी अच्छे से व्यवस्थित रहती हैं। अब गाइज़, ये मेरा आरओ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको उसी डेटॉल के सल्यूशन से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। आप चाहें ना तो इसको किसी स्प्रे बॉटल में बना के रख सकते हैं और इससे आप हर एक चीज़ क्लीन कर सकते हैं। जैसे मैंने आरओ, स्विच बोर्ड, अपना इंडक्शन, मिक्सर, सब कुछ इसी सल्यूशन से क्लीन किया है। गाइज़, मेरी नेक्स्ट टिप है कि अगर आपके घर में पीतल के या तांबे के बर्तन हैं ना, तो उनको भी आप टाइम पे क्लीन करिए, क्योंकि रस्ट जो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ना उनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो मटमैले से, पुराने से लगने लगते हैं। तो अगर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे भी अगर आप किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको अच्छे से क्लीन करें। क्लीनिंग के लिए आजकल बहुत सारे सल्यूशंस आ चुके हैं, लेकिन मैं पीतल और तांबे के बर्तनों को क्लीन करने के लिए ना पीताम्बरी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और मतलब जो हम लोग किचन में नींबू यूज़ करते हैं ना, तो उनके जो लेफ़्ट ओवर्स हैं ना, वो मैं उनको फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर उनका इस्तेमाल क्लीनिंग में करती हूँ। और ये देखिए दोनों आइटम्स कितने चमक गए मेरे, और मैं टाइम पे इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ।
अब गाइज़ ये जो मेरी बास्केट है जिसको मैं स्लैब पे ही रखती हूँ, इसके नीचे ना एक ट्रे होती है जिसको अगर आप टाइम टाइम पे क्लीन ना करें ना तो उसमें दाग लग जाता है और काली काली से जम जाती है। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना टाइम टाइम पे, अब अगर आप क्लीन ना करें ना तो ज़िद्दी दाग बन जाते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं। गाइज़ मेरी नेक्स्ट टिप है, जिस स्लीक ब्रश के बारे में मैं आपको बता रही थी ना, तो हमारे कुकर के ढक्कन या किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है, हम उसको नहीं साफ़ कर पाते हैं और जो ब्रशेज़ हैं वो भी नहीं क्लीन कर पाते हैं। तो ये जो स्लीक ब्रश है ना इन्हीं ऐसी ही चीज़ों के लिए बना है और ये इतना इफ़ेक्टिव है, यकीन मानिए गाइज़। जो कुकर का मेरा अंदर का पोर्शन है ना, उसमें जो दाल फंस जाती थी या सब्जी बनती थी फंस जाते थे ना पीले पीले दाग, वो कभी नहीं जाते थे। लेकिन इस ब्रश की मदद से इतनी आसानी से मेरा ढक्कन साफ़ हो गया है। आप भी इस ब्रश को ज़रूर लीजिए और ये बहुत ही अच्छा है और मेरी तरफ से तो इसको 10 on 10 है। गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि अगर आपके घर में जो भी मतलब फटे कपड़े हैं, जैसे उनको ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है ना, जैसे कई बार सिलाई खुल जाती है या कुछ ऑल्टर करने की ज़रूरत है, टाइट है, लूज़ है, तो उन कपड़ों को एक अलग से बास्केट में रखिए, जैसे मैं रखती हूँ। उन सभी आइटम्स को एक जगह बास्केट में रखती हूँ। अगर मुझे टेलर से सही कराना है तो मैं टेलर के पास ले जाती हूँ, या फिर मैं सही कर सकती हूँ तो मैं खुद से सही करती हूँ और इसी बास्केट में मैं रखती हूँ। एक बास्केट मैंने अलॉट कर ली है अल्ट्रेशन के कपड़ों के लिए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।